जय हिंद। आइए आज का वीडियो में देखते हैं पेपर 1 का चैप्टर 8 जो कि सूक्ष्म शिक्षण के नाम से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन छोटा है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत क्वेश्चन कम बने हैं इस चैप्टर में, लेकिन जो भी बने हैं बहुत इंपॉर्टेंट बने हैं। तो इसको पूरा देखिए और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप 100% कर पाएंगे, उम्मीद है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए उससे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाभ हो सके, आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल सके, ठीक है। जो भी PDF वगैरह है वो भी मिल जाएगा। बाकी एग्ज़ाम के टाइम जो भी इम्पोर्टेंट, अगर मेरे पास कोई भी अच्छा कोई वीडियो का लिंक या कुछ भी आएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। या कोई भी PPT PDF किसी टाइप का कोई भी मटेरियल आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको उसमें हम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए उसमें और ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। जितना ही ज़्यादा लोग लाइक करेंगे, जितना ही ज़्यादा लोग शेयर करेंगे, जितना ही ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, उतना ही हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और उतना ही हम ज़्यादा एनर्जी के साथ आप लोगों को एक से एक वीडियो देंगे। आइए शुरू करते हैं पेपर 1 का चैप्टर 8। आइए शुरू करते हैं। पेपर 1 है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ लर्निंग, चैप्टर 8 है सूक्ष्म शिक्षण, जिसको इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, सूक्ष्म शिक्षण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग कर चुके होंगे। जो लोग किए हैं उसको उनको मालूम होगा। हालांकि इस साल लॉकडाउन में बहुत कम जगह हो पाया सूक्ष्म शिक्षण, बहुत जगह मतलब नहीं के बराबर हुआ। तो जो लोग भी किए हैं, कम किए या ज़्यादा किए, आपको मालूम होगा कैसा है सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। उसमें पढ़ाया जाता है लेकिन थोड़ा सा छोटा स्तर होता है। तो उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सारा इससे मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए तो आपको एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटने वाला है। अगर सूक्ष्म शिक्षण से, माइक्रो टीचिंग से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप 100% कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है? पहले यही जान लिया जाए। और इसी के बारे में एक्चुअली देखा जाए तो इस चैप्टर में केवल यही इसी के बारे में है। यही है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, कैसे किया जाता है, क्या नहीं, यही सब है। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन नियंत्रित अभ्यास प्रक्रिया है। मतलब इसमें पढ़ाने का अभ्यास बताया जाए, पढ़ाने का अभ्यास कराया जाता है कि कैसे आप पढ़ाएंगे। जैसे अभी तक तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब आप लोग को सिखाया जाए कि कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को, ठीक है। पढ़ना और पढ़ाना दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा क्या बहुत डिफरेंस है। हर कोई पढ़ सकता है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई पढ़ा सकता है। सबको पढ़ाने का अपना अपना अंदाज़ होता है, अपना अपना शैली होता है। बहुत से ऐसे टीचर होते हैं जिनके पास ज्ञान तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो पढ़ा नहीं पाते हैं। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनके पास ज्ञान तो बस काम चलाऊँ है, लेकिन पढ़ाने में उनको शैली ऐसा चीज़ें एग्जाम्पल देंगे, ऐसा चीज़ें बताएंगे कि आपको लगेगा कि अरे भाई इससे अच्छा टीचर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये सब पढ़ाने का तरीका के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो इसमें यह है कि पढ़ाने का अभ्यास कराया जाता है, कैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, सूक्ष्म शिक्षण का विकास कब और कहाँ हुआ? देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का विकास सबसे पहले कब हुआ और कहाँ हुआ, मेन इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, इसका विकास जो है ना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ। कब हुआ? 1961 में हुआ, 1961 में हुआ था, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लिफ्ट के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की क्या परिभाषा है? और देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिक सूक्ष्म शिक्षण के बारे में अपनी अपनी राय दी है, अपनी अपनी परिभाषा दी है। बेसिकली हम इसमें बहुत ज़्यादा परिभाषा देखने वाले हैं, क्योंकि कई सारे दिए हैं। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, मुश्किल से हम 2-3 इम्पोर्टेंट छाँटे हैं, 2-3 इम्पोर्टेंट को हम इसमें नोट किए हैं, ठीक है। तो इनको आप जान लीजिए, तो फिर बाकी और को नहीं भी जाने रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपके पास बुक है, टाइम है, तो उसको भी रिवाइज करके जान सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि अब टाइम है तो कुछ करें, नहीं। आपको अगर टाइम बच रहा है तो आप बुक को ज़रूर रिवाइज करिए। बुक को रिवाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा नंबर आएगा। जो केवल लोग वीडियो से पढ़ रहे हैं, इधर उधर के नोट से पढ़ रहे हैं, अगर आप बुक से थॉलो पढ़ रहे हैं, पूरा कंटिन्यू पढ़ रहे हैं बुक से, कहीं ना कहीं उनसे आपको ज़्यादा मार्क्स आएगा। तो बुक को इग्नोर करके नहीं चलना है। एक बार वीडियो देखने के बाद अपना जो बुक है उसको एक बार सरसरी निगाह देख लीजिए कि कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है। हो सकता है मेरी जानकारी से वो इम्पोर्टेंट ना रहा हो, लेकिन अगर आप उसको देख लिए, पता नहीं वही क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है ना, ऐसा तो है नहीं कि हम क्वेश्चन पेपर देखे हुए हैं और जो चीज़ हम बोल दिए वही चीज़ आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा।
ठीक है। तो अगर आप बुक भी देखेंगे तो और भी अच्छा है, और जितना ही ज़्यादा नंबर आएगा उतना ही आपका ज़्यादा परसेंटेज बनेगा, और जितना ही ज़्यादा परसेंटेज बनेगा उतना ही आपका वेटेज ज़्यादा होगा, ज़्यादा चांसेज होगा सुपर टेट में क्वालिफाई करने का। ठीक है, तो आप एक एक चीज़ को देखिए, एक एक चीज़ को ध्यान देकर चलिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट पूछे भी थे कि सर वीडियो के अलावा कुछ और पढ़ें कि बस वीडियो ही काफ़ी है। हम कहे नहीं, वीडियो तो काफ़ी है केवल पास होने के लिए। पास हो जाएंगे, आपका 60% 65% नंबर आ सकता है, 70% भी आ सकता है अगर अच्छा विद्यार्थी है, लेकिन ऐसा थोड़ा ना है कि ये कुछ वीडियो देख लिया और 100% पा सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स टॉप करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। ऐसा नहीं कि बस 2-4 वीडियो देखे और टॉप वगैरह, ऐसा नहीं है। तो आपको थोड़ा सा और बुक की सहायता जरूर, बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। ठीक है, जिसका टारगेट केवल पास होना है उसको तो कुछ भी देख लेगा, थोड़ा बहुत कर लेगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो अच्छे नंबर के लिए आपको तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। और तैयारी अच्छी उसी को कहते हैं जो हर एंगल से तैयार हो। मतलब वीडियो से जो नॉलेज लेना है लिए, कुछ टॉपिक अगर छूटा हुआ है तो बुक से भी देख लिया। ठीक है, तो उसको पूरा देख के चलिए ताकि आप लोग अच्छा नंबर मार्क ला सके। और केवल यहाँ नंबर की वैल्यू इसलिए है क्योंकि इससे परसेंटेज बेसिस पे आपका मार्किंग होता है, सुपर टेट में उसका परसेंटेज जुड़ता है। ठीक है, इसलिए यहाँ नंबर की विशेषता, केवल पास होना अनिवार्य नहीं है कि पास हो गए तो फिर सुपर टेट के केवल नंबर से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका भी मार्क्स कुछ परसेंटेज उसमें वेटेज देता है, तो इसके ये जितना ही ज़्यादा रहेगा उतना ही आपको ज़्यादा वेटेज होगा। तो ये ज़्यादा कैसे आएगा? केवल वीडियो देखने से नहीं, कुछ अपने साथ बुक भी पढ़ना होगा। ठीक है, थोड़ा सा बुक पढ़ते रहेंगे थोड़ा सा, तो आपका मार्क्स ज़्यादा आने की संभावना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, क्लिफ्ट के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की क्या परिभाषा है? क्लिफ्ट साहब क्या बोले थे सूक्ष्म शिक्षण के बारे में? सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की वह विधि है जो कि शिक्षण अभ्यास को किसी कौशल विशेष तक सीमित करके, मतलब शिक्षण अभ्यास को किसी कौशल विशेष, मतलब इसमें एक कौशल विशेष के लिए, मतलब एक स्किल अगर सीखना है तो उसके लिए एक सूक्ष्म शिक्षण है, मतलब एक ही पे काम होगा, फिर अगले के लिए अगला सूक्ष्म शिक्षण। तो उसी कौशल विशेष को, मतलब पर्टिकुलर उसी टेक्निक को सीमित करके, मतलब वही टेक्निक उसमें यूज होगा, अगले टेक्निक के लिए अगला सूक्ष्म शिक्षण होगा। ठीक है, तो एक टेक्निक होगा, एक ही कौशल उसमें सीखा जाएगा, तो उसको सीमित कर देते हैं कि एक ही रहेगा, तथा कक्षा के आकार एवं अवधि को घटाकर, कक्षा का आकार घटा दें। आकार घटाने का मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा हॉल की जगह छोटा रूम में बैठा दिया जाए, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कम कर दिए जाए। जैसे इन जनरल स्कूल में 30 या 40 बच्चों का क्लास होता है, तो आपके यहाँ 10-5 बच्चे रहेंगे। ठीक है, तो कक्षा का आकार मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, और अवधि को भी घटा दिया जाएगा। जैसे क्लास का टाइम है 40 मिनट या 35 मिनट होता है, तो उसमें हो सकता है 20 मिनट हो जाए। ठीक है, अभी आगे आएगा क्वेश्चन कितना होता है क्या होता है। ठीक है, तो 20 मिनट के आसपास कर दिया जाएगा, 15 से 20 मिनट। तो ये है सूक्ष्म शिक्षण उनके हिसाब से। ठीक है, और सरल एवं नियंत्रित करिए। भाई छोटा आकार रहेगा, कम बच्चे रहेंगे तो नियंत्रित तो होगा ही, और आसानी भी रहेगी पढ़ाने में। ठीक है, तो इससे आपका एक्चुअल पढ़ाने की जो कला है, पढ़ाने की शैली है, वो पता चलेगा। ज़्यादा भीड़ में तो लोग को बच्चे को संभालने में ही रह जाते हैं, पढ़ाना तो निकल ही जाता है, सही टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो अच्छे टीचर का पहचान है कि बच्चों को भी संभाल ले और उसमें अपना जो योजना के हिसाब से पढ़ाने आया उसको पढ़ा भी दे। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, DWLN के अनुसार सूक्ष्म में, देखिए यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, सच में शिक्षा की क्या परिभाषा है, सूक्ष्म शिक्षण की क्या परिभाषा है। ठीक है, यह DWLN के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की क्या परिभाषा है? तो इसका आंसर है सोच में, मतलब वो जो बताए थे उसके हिसाब से सूक्ष्म शिक्षण में सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है। मतलब सूक्ष्म शिक्षण, यहाँ भी मिसप्रिंटिंग है, सोच नहीं है, सूक्ष्म है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है। सरलीकृत है मतलब आसान है। ठीक है, जो छोटे आकार के कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। सबका मीनिंग देखिए वही आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा वर्डिंग उन लोगों का बदल जाता है। ठीक है, मिला जुला के सूक्ष्म शिक्षण देखा जाए तो वही है कि एक छोटा कक्षा, मतलब स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रहेंगे। ठीक है, और कम टाइम के लिए होगा और एक विशेष कौशल के लिए होगा। ठीक है, अब उसी को सब लोग घुमा के, जैसे अभी आप ही से बोला जाए कि इसके बारे में बताइए, और आपके एक फ्रेंड से बोला जाए कि, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों लोग सेम वर्डिंग यूज करेंगे। ठीक है, तो वही लोग, वही पहले के लोग वैसे बोल लेते थे और उनके हिसाब से उनका वो परिभाषा हो जाता था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलन तथा रियान द्वारा दिए गए सूक्ष्म शिक्षण के मूलभूत सिद्धांतों को बताइए। देखिए एलन और रियान जो थे वो लोग कुछ मूलभूत सिद्धांत
दिए थे सूक्ष्म शिक्षण के लिए। क्या क्या सिद्धांत दिए थे? पहला देखिए, सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक शिक्षण है। वास्तविक मतलब ये सच में पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल कल्पना में ही पढ़ा दिया गया ना, सच में पढ़ाया जाता। देखिए इससे आपका वैकल्पिक क्वेश्चन भी आ सकता है MCQ कि सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक डैश शिक्षण होता है, नीचे दे देगा वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये चीज़ हम पॉइंट बाई पॉइंट इसलिए बता रहे हैं कि आप पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ेंगे तो उतने सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर इसी को हम वैकल्पिक में बनाएंगे ना तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पढ़ने में भी टाइम लगेगा, बनाने में भी टाइम लगेगा। आपके पास टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है, तो कम टाइम में ज़्यादा उपयोग हो रहा है। ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम रहता तो फिर एग्ज़ाम भी क्यों होता है MCQ, फिर एग्ज़ाम भी वो होता। सब चीज़ अगर सब चीज़ नॉर्मल रहता तो कम टाइम में ये एक अच्छा तरीका है पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ना है कि पॉइंट बाई पॉइंट सारे पॉइंट जान गए। अगर इसको हमें MCQs पे बनाया जाएगा तो हम आसानी से इसका आंसर दे सकें। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक शिक्षण मतलब वास्तव में पढ़ाया जाता है। दूसरा क्या सिद्धांत था? इस शिक्षण में कक्षा शिक्षण के सामान्य जटिलताओं को कम कर दिया जाता है, बिल्कुल कम किया जाता है। कक्षा में जो शिक्षण होता है ना, उसकी जो जटिलताएं हैं, मतलब जितने स्टेप फॉलो किए जाते हैं कक्षा के शिक्षण में, उससे यहाँ पे कम कर दिया जाता है। ठीक है, हर चीज़ कम किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब छोटा, में हर चीज़ छोटा कर दिया जाएगा। बच्चों का स्ट्रेंथ छोटा मतलब क्लास छोटा, फिर जटिलताएं जो है उसको भी छोटा, टाइम वो भी छोटा, तो हर चीज़ छोटा कर दिया जाएगा, इसीलिए इसका नाम हो गया सूक्ष्म शिक्षण। सोचिए कोई भी चीज़ का नाम रखा जाता है तो कहीं ना कहीं अगर गहराई से सोचेंगे तो उसके बारे में पता लगेगा। ठीक है, अगला है पॉइंट, एक समय में एक ही कार्य विशेष तथा एक ही कौशल पर बल दिया जाता है। अभी देखिए, अभी कुछ देर पहले बताया ना, एक समय में एक ही कार्य विशेष और एक ही कौशल मतलब एक ही स्किल बताया जाएगा। ठीक है, उसी स्किल का अभ्यास कराया जाएगा। ठीक है, अगला है तुरंत फीडबैक दिया जाता है। बिल्कुल तुरंत फीडबैक मिलेगा, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण के पीछे वहाँ आपके कुछ सहयोगी बैठे रहते हैं, छात्र अध्यापक बैठे होते हैं और टीचर भी बैठे होते हैं, तो वो लोग फीडबैक देते हैं, फाइल पे लिखते हैं कि हाँ इनका थोड़ा सा सैम पट का यूज कम किए, या इन्होंने एक्सप्लेन करने में कम ध्यान दिया, या बच्चों से आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसा कमी जो उनको लगेगा वो आपको फीडबैक देंगे। तो आपको तुरंत का तुरंत फीडबैक मिल जाएगा और उसका तुरंत आप मूल्यांकन करेंगे, अच्छा ऐसा हम कर रहे थे तो इसको हम सुधारेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर BK पासी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा बताइए। अब देखिए पासी साहब के अनुसार क्या है परिभाषा। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है। प्रशिक्षण विधि तो है, प्रशिक्षण ही तो दिया जाता है, पढ़ाया थोड़ी जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें छात्र अध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का, देखिए किसी एक शिक्षण कौशल, ध्यान रखिएगा सूक्ष्म शिक्षण में एक ही किस शिक्षण एक कौशल को एक बार में बताया जाता है। ठीक है, किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ा अवधि के लिए, थोड़ा अवधि, मेन मुद्दा तो वही है, कम टाइम, कम छोटा क्लास, एक कौशल, एक ही कौशल होगा, लेकिन इनको थोड़ा सा बोलने का अलग तरीका हो गया। ठीक है, तो एक कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे समूह के बच्चों को पढ़ाना। देखिए अगर ध्यान से पढ़े तो सबका अर्थ वही निकल रहा है ना, बट अलग अलग कहने का तरीका है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। LC सिंह के अनुसार प्रशिक्षण क्या है? ठीक है, ये प्रशिक्षण नहीं है, ये भी है सूक्ष्म शिक्षण। तो LC सिंह के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो देखिए इसका ये LC सिंह साहब क्या बताए थे कि सूक्ष्म शिक्षण का सरलीकृत, माने सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का सरलीकृत रूप है, पढ़ाने का एक छोटा रूप है। देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, छोटा रूप है, जिसमें शिक्षक 5 छात्रों के समूह को, इसमें एक थोड़ा सा क्वांटिटी बता दिए, और लोग बोल रहे थे कि छोटा समूह, तो इन्होंने बता दिया कि 5 छात्रों को, मतलब इसमें इन्होंने डेटा दे दिया कि 5 छात्रों के समूह को 5 से 20 मिनट तक, टाइम 35 मिनट का होता है क्लास का, 5 से 20 मिनट टाइम कम किया, तो इन्होंने एक टाइम भी बता दिया कि 5 से 20 मिनट तक के समय में पाठ्य वस्तु की छोटी सी इकाई, छोटा, ध्यान रखिएगा, छोटा इकाई का शिक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, बात तो वही है, बस इन्होंने इसमें डेटा दे दिया कि इन्होंने LC सिंह, ठीक है, LC सिंह, ठीक है, ये तो इसको आप ध्यान देंगे कि सिंह साहब का जब भी आ गया परिभाषा तो इसमें डेटा दे देंगे कि 5 छात्रों को 15 से 20 मिनट तक एक छोटे टॉपिक को पढ़ाया जाता है। सिंह साहब का याद रखिएगा टॉपिक, बाकी लोग तो छोटा छोटा किए हैं, लेकिन ये टाइम भी बता दिए, स्ट्रेंथ भी बता दिए क्लास का कितना ही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण की मूलभूत मान्यताएं क्या है? मूलभूत मान्यता आप देखते हैं क्या है, क्या क्या मान्यता मान के लोग चल रहे हैं वही। पहला, प्रभावशाली सूक्ष्म शिक्षण के लिए शिक्षक का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। भाई सूक्ष्म शिक्षण ही नहीं, कोई भी तरह का शिक्षण हो, कहीं भी कहीं कुछ भी हो,
प्रभावशाली, अगर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं दूसरे पर तो आपका व्यवहार अच्छा होना ही चाहिए। अगर व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपका प्रभाव दूसरे पे बन ही नहीं सकता, चाहे शिक्षण हो, प्रशिक्षण हो, चाहे ऐसे समाज में कहीं भी कुछ भी हो। समाज में भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका एक बात का सब लोग इज्जत करते हैं, कुछ लोग होते हैं दिन भर अपनी बात कहते रहते हैं, उनका कोई नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि वो अपना प्रभाव बनाया है। तो प्रभाव ऐसा नहीं है कि खरीद के मार्केट से लाए और सेट कर लिए। ये सब चीज़ टाइम के हिसाब से आपके व्यवहार से लोग समझते हैं, ठीक है। यानी कि एक दिन व्यवहार अच्छा किए तो आपका तुरंत प्रभाव जमने लगा। ये सब धीरे धीरे होता है, टाइम के हिसाब से। अच्छा व्यवहार आप रोज़ करते रहिए, देखिए ऑटोमेटिक आपका प्रभाव अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक का जो व्यवहार है ना अच्छा होना चाहिए। व्यवहार अच्छा रहेगा तो आपका प्रभाव कहीं भी बनेगा। व्यवहार अगर ख़राब है तो चंद दिनों के मेहमान है, उसके बाद फिर आपको जान जाएंगे लोग, अरे तो ऐसा है, हम तो समझे थे कि अच्छा है लेकिन नहीं, ठीक है। तो व्यवहार अच्छा रखिए, हमेशा अच्छा रखेंगे तो प्रभाव हमेशा बना रहेगा, चाहे शिक्षण हो कहीं भी हो, ठीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण में, प्रभावशाली सूक्ष्म शिक्षण के लिए व्यवहार अच्छा होना चाहिए। दूसरा, अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए फीडबैक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब अगर मेरा व्यवहार अगर कहीं भी कुछ कमी है, खराबी है, तो कोई अगर बता रहा है तो उसको सुन के और उसमें चेंज करने की ज़रूरत होती है। कोई बताया कि आप बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत डांट देते हैं, तो मतलब कोई फीडबैक दिया तो ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करना है, उसको सुनिए, समझिए, रियलाइज करिए कि हाँ ऐसा है क्या, तो फिर उसमें चेंज भी करिए, ठीक है। अगला पॉइंट है, शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया। उपचारात्मक मीन्स उपचार करने से कैसे घाव वगैरह कुछ भी है, चोट लगा होता है तो सही हो जाता है, तो वैसे ही है उपचार करने का मतलब हमारे में कोई कमी है, किसी ने हमको फीडबैक बताया कि भाई आप में ये कमी है। कमी तो खैर सब में होता है, तो किसी को पता नहीं होता, उसको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर पता लग गया कि कमी है तो उसको उपचार करिए, मतलब उसका इलाज करिए कि हाँ इस कमी को हम कैसे दूर करें, और दूर करते जाएंगे एक एक कमी को, धीरे धीरे आपका व्यवहार अच्छा होता जाएगा, और आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपका प्रभाव भी अच्छा होता जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, शिक्षक में सुधार लाने के लिए समुचित अवसर दिए जाने चाहिए। और ये नहीं कि आपको फीडबैक दिया गया कि आपको में ये कमी है और तुरंत उनसे उम्मीद किया जाए कि नहीं ये कल से ये मतलब अगले ही दिन से इनका कमी दूर हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं, उनको टाइम दीजिए। आदत तुरंत से नहीं चेंज होता है, धीरे धीरे अगर प्रयास करे आदमी तो चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को सिगरेट पीने की आदत है, कहिए कि एकदम आज से ही बंद कर दो तो नहीं कर पाएगा, 2-4 दिन 5 दिन बंद करेगा, फिर उसके बाद वो लत लग जाएगी। लेकिन वही धीरे धीरे कोई चीज़ प्रयास करेगा बंद करने के लिए तो हमेशा के लिए बंद हो सकता है, ठीक है। कहा गया है कि जल्दी कोई भी चीज़ होता है तो जल्दी ख़राब भी होता है। अगर धीरे धीरे कोई चीज़ डेवलप होता है तो धीरे धीरे वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए डेवलप होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना पद किसे कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में देखेंगे, एक टॉपिक का हेडिंग देना होगा प्रस्तावना पद, तो क्या होता है। तो शिक्षक छात्र अध्यापक को सूक्ष्म शिक्षण के विषय में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त, मतलब उसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान होता है, वही प्रस्तावना पद। मतलब ऐसा पद जिसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान होता है, ठीक है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान होगा वो प्रस्तावना पद, शुरू में ही होता है प्रस्तावना पद। अगला है, आदर्श पाठ किसे कहते हैं। आदर्श पाठ, तो देखिए शिक्षक छात्र अध्यापक के सूक्ष्म शिक्षण विधि पर, सूक्ष्म शिक्षण की जो विधि है उस पे आधारित जो पाठ बताता है उसे आदर्श पाठ कहते हैं। जैसे पाठ तो बहुत सारे हैं, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण के आधारित होकर, मतलब जो सूक्ष्म शिक्षण का आधार है उसके आधार पर अगर पाठ बताया गया तो उस पाठ को आदर्श पाठ कहेंगे, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण के आधार पे जो पाठ बताता है वो पाठ आदर्श पाठ होगा। अगला है आलोचना या मूल्यांकन पद। आलोचना का मतलब आप लोग जानते होंगे, बुराई करना, ठीक है, किसी के अंदर कमी है उसको बताना, वही हो गया आलोचना। तो मूल्यांकन या आलोचना पद किसे कहते हैं। तो सूक्ष्म पाठ पढ़ाने के बाद ही तो कोई आलोचना या बुराई करेगा। पहले कैसे कहा जाएगा तुम्हारे में ये कमी है, नहीं कह सकता है कोई। जब वो पढ़ा लोगे तब कहेगा कि हाँ आप में ये कमी था, आपको ऐसे नहीं ऐसे चीज़ को बताना चाहिए था, ठीक है। तो उसमें शिक्षक के बुरे बिंदुओं को पुनर्निर्माण के लिए सुझाव देता है, मतलब बोलता है कि भाई आप इसको, ये चीज़ कमी था इसको सुधार करिए, ठीक है। तो वही जो सुधार करने के लिए सुझाव जो दिया है ना, वही हो गया आलोचना। और नहीं तो उसको मूल्यांकन पद भी कहेंगे कि उनका मूल्यांकन कर दिया कि नहीं यहाँ मिस्टेक था, इनको सुधारिए, और उसको एक आलोचना के रूप में, तो आलोचना या मूल्यांकन पद यही, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं है, बहुत छोटा है, और की तुलना में तो छोटा ही है क्योंकि इससे क्वेश्चन कम बने हैं, लेकिन जो भी बने हैं इंपॉर्टेंट बने हैं, ठीक है। और प्रयास करिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देते रहें,
ठीक है। आप अपने मोबाइल या घर में और भी 2-4 मोबाइल है तो उससे भी आप एनर्जी दे सकते हैं हमें लाइक और कमेंट के रूप में, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या होता है? चक्र, चक्र का मतलब समझ रहे हैं? चक्र, कृष्ण भगवान के पास चक्र था ना। चक्र का मतलब होता है राउंड राउंड गोल गोल ऐसे घूमना, मतलब ऐसे घूमते रहेगा, लूप बन जाएगा कोई चीज़, ऐसे ऐसे लूप बन के घूमता रहे तो वही हो गया चक्र, ठीक है। उसका एंड ही नहीं होगा, एक खत्म हो शुरू हुआ सर्किल की तरह ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण में भाई चक्र की क्या ज़रूरत है? तो है चक्र की ज़रूरत। देखिए क्या है, जब आप पढ़ाएंगे, सूक्ष्म शिक्षण करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी फीडबैक मिलेगा, तो लोग बताएंगे आपको कि ये चीज़ कमी है, तो आप क्या करेंगे? उसको सुधार करेंगे। सुधार करके फिर अपना नया पाठ्य योजना बनाएंगे। उस सुधार के बाद जो एक नया बनाएंगे ना पाठ्य, उस पाठ्य योजना के तक फिर पढ़ाएंगे, ठीक। फिर देखेंगे अच्छा ये तो सुधर गया लेकिन ये कमी आ गया, फिर उस कमी को सुधारेंगे, फिर आप नया पाठ्य योजना बनाएंगे, फिर करेंगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर कोई कमी आया, तो ऐसे ही एक साइकिल चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि आप परफेक्ट ना हो जाएं। परफेक्ट हो जाएंगे तब तक, परफेक्ट होने तक ये साइकिल ऐसे चलते रहेगा, ऐसे चक्र चलता रहेगा। इसीलिए इसको सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहते हैं। चक्र का मतलब वही स्टेप बार 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 होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। कब तक? जब तक कि आप में परफेक्शन ना आ जाए, आप अच्छे से सीख न लें, ठीक है। यही है सूक्ष्म शिक्षण चक्र। इसमें कौन कौन सा स्टेप होगा? शिक्षण, फीडबैक, फीडबैक मिला, पुनः पाठ्य योजना, पाठ्य योजना को पुनः बनाएं, पुनः शिक्षण, पाठ्य योजना बन गया तो फिर से पढ़ाएंगे, तो पुनः शिक्षण, फिर पुनः फीडबैक, फिर पुनः फीडबैक लेंगे, और ये सब मिला के एक चक्र बन गया। इसी को बोलेंगे सूक्ष्म शिक्षण चक्र, ठीक है। मतलब ये पांचों पदों मिलाकर पढ़ाते गए, फीडबैक लिए, फिर कमी आया, किसी ने बताया, फिर से नया योजना बनाए, फिर से पढ़ाए, फिर से फीडबैक लिए, फिर कोई कमी बताया, फिर से नया योजना बनाए, फिर से पढ़ाए, फिर से फीडबैक लिए। तो ऐसे चक्र चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि हमारे में अंदर परफेक्शन आ जाए। अगर परफेक्ट हो गए तब उसके बाद, तो ये जो चक्र है, चक्र के बाद आदमी परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में प्रयुक्त विधि कौन कौन सी है? कौन कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? देखिए प्रयुक्त विधि तो बहुत सारी है, विदेशों की भी है, लेकिन हम यहाँ एक अपने देश की विधि दिए हैं जो देहरादून में है, तो इसको आप देख लीजिएगा। बेसिकली इसमें दिया गया किस चीज़ के लिए कितना टाइम है, ठीक है, इस विधि में, ठीक है। तो ये दिया गया है DAV कॉलेज देहरादून का, वहाँ पे लोग ये प्रयोग किए थे और ये बताए थे, जो विधि कोई मिश्रा जी हैं, गोस्वामी जी हैं, कुलश्रेष्ठ, ये लोग मिलके ये बताया कि शिक्षण का चरण जो है 6 मिनट का होना चाहिए। प्रथम मूल्यांकन चरण 6 मिनट का, फिर द्वितीय मूल्यांकन चरण 4 मिनट का, क्योंकि प्रथम में ज़्यादा गलती होगा तो ज़्यादा टाइम लिया, द्वितीय में उससे कुछ ना कुछ तो सुधार हुआ होगा तो उसमें कम टाइम है तो 4 मिनट। फिर पुनः पाठ का निर्माण 7 मिनट, फिर पुनः शिक्षण 6 मिनट, फिर पुनः चरण 6 मिनट, फिर कुल समय 35 मिनट। तो ऐसे ये विधि है। बहुत सारे और भी कई विधि हैं जो कि और भी दूसरे जगह का था, हम इंडिया का जो था वो उसको हम सम्मिलित किए इसमें, ठीक है। बुक में और भी 2-3 विधि हैं, ठीक है, हमको उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय मॉडल क्या है? आगे भारत का ही बात आ गया ना, जिक्र भाई विदेश का भी था तो हम भारतीय मॉडल लिए। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय मॉडल क्या है। तो भारत का मॉडल देख लेते हैं क्या है। इसमें महंगी सामग्री के स्थान पर, जैसे विदेशों में क्या है ना, पैसे की उतना कमी नहीं है, धनी जो देश है ना, हर जगह पूरा पैसा खर्च करते हैं, खासकर पढ़ाई में तो ज़्यादा से ज़्यादा, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में सुधार होगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश का विकास होगा, ठीक है। और सही बात भी है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब देश है, तो वो लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों में कटौती करते हैं कि कहाँ पे कटौती किया जा सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ दिखाया जा रहा है कि भारत में उस मॉडल में कहाँ कहाँ चेंज किया गया, ठीक है। तो इसमें महंगी सामग्री के स्थान पर कथन और चर्चा विधि का प्रयोग किया गया। जैसे और देशों में जब सूक्ष्म शिक्षण होता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड करके फिर उस बच्चे को दिखाया जाता है, देखो यहाँ पे ये गलती की, यहाँ ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो रिकॉर्डर की जगह रिकॉर्ड नहीं किए और क्या किए, उनके जगह पे 2 लोगों को बैठा दिए कि आप लोग इनको वॉच करिए और जैसे इनका शिक्षण खत्म हो उनको बता दीजिए, ठीक है। तो सामग्री, महंगी सामग्री के स्थान पर क्या किए, मतलब रिकॉर्डर के जगह पे आपको 2 आदमी बैठा दिए। भारत में आदमियों की कमी तो है नहीं, आदमियों के नाम पे तो भारत समझ लीजिए दूसरे स्थान पे है, तो बैठा दी उसको आदमी की कि भाई अब जैसे ये पढ़ाने के बाद आएंगे तो बता देना कहाँ कहाँ कमी को नोट करते जाना, ठीक है। तो वो लोग कमी को नोट करके बताएंगे। तो कथन और चर्चा विधि द्वारा उसको एक्सचेंज कर दिए रिकॉर्डिंग को, मतलब वही जो महंगी सामग्री जैसे रिकॉर्डर और परचेज होता है हर स्कूल में, तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता पैसे का, ठीक है। तो उसकी जगह पे क्या कर दिया, कथन और चर्चा विधि का प्रयोग किया गया, ठीक। दूसरा है विदेशी निरीक्षण तथा फीडबैक की महंगी सामग्री के स्थान पर, जो विदेशी निरीक्षण तथा जो फीडबैक था,
उनकी महंगी सामग्री के स्थान पर इसमें प्रशिक्षित निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण तथा फीडबैक का स्थान दिया गया। मतलब विदेशी निरीक्षण और फीडबैक जो महंगा था, महंगा सामग्री यूज कर रहे थे, यहाँ भी वही है, महंगा को हम लोग रिप्लेस करके एक सस्ता कर दिए हैं। तो इसमें एक प्रशिक्षित निरीक्षक कोई भी है जो प्रशिक्षित है, जो पहले से सब चीज़ों को जानता है, उनको बैठा दिया गया, बताया गया कि आप इसका निरीक्षण करिए और फीडबैक दीजिए। चीज़ें वही है, थोड़ा सा अलग अंदाज में बोला गया। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, इसमें सूक्ष्म शिक्षण सत्र अनुरूप परिस्थितियों में संपन्न कराया जाता है। मतलब अनुरूप परिस्थिति, उसी परिस्थिति में समरूप कराया जाएगा, ठीक है ना। जैसा माहौल सही रहे उसी माहौल में करा लिया जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर किसी तरह से करना नहीं, जैसा अनुरूप लगे, स्कूल वाइज स्कूल, थोड़ा कॉलेज वाइज कॉलेज, जो अनुरूप होता है उसके हिसाब से जो होना चाहिए वही करके करा लिया जाता है, ठीक है। यानी कि सारा व्यवस्था रहेगा तभी हो पाएगा, नहीं, उसके अनुरूप के हिसाब से जो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। सूक्ष्म शिक्षण के क्या क्या लाभ है? कुछ तो लाभ है तभी तो सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है, नहीं क्यों कराया जाता है, क्या लाभ है? देखिए, सूक्ष्म शिक्षण से प्रशिक्षण प्रक्रिया सरल होती है, बिल्कुल सरल हो जाएगी। जब आप जैसे कोई नया स्टूडेंट है, पढ़ के अभी निकला है और बीएड करने आएगा, तो पढ़ाने की इसको शैली नहीं मालूम ना, तो स्कूल में डायरेक्ट भेज दिया जाएगा पढ़ाने के, जाओ भाई पढ़ाओ, तो फिर कहाँ पढ़ा पाएगा, बच्चों को देखने और हैंडल करने में रह जाएगा, ठीक है। तो इससे उसको सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है, उसको थोड़ा सा अनुभव होता है कैसे पढ़ाया जाता है, तो उसमें क्या है, उसको पढ़ाना थोड़ा आसान हो जाएगा, उसको अनुभव हो जाएगा ना कैसे पढ़ाया जाता है, तो उसको पढ़ाना और आसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, छात्र अध्यापक क्रमशः अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षण कौशल पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब छात्र अध्यापक जो है, छात्र अध्यापक मतलब जो बीएड के स्टूडेंट हैं, वो लोग अपने कौशल, जिसको जो कौशल अच्छा लगता है, जो भी स्किल उनको अच्छा लगता है, वो उसी स्किल पे ध्यान देते हैं और उसी पे काम करते हैं, ठीक है। यानी कि मजबूरी बस सबको सपन भाई, सबको एक एक स्किल सूक्ष्म शिक्षण में बनाना था, तो जो उसको अच्छा लगा वही चूज कर ले, भाई यही करेंगे, तो उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। थर्ड है, मूल्यांकन में छात्र अध्यापक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार होता है। कि सूक्ष्म शिक्षण का यह भी लाभ है कि जो भी मूल्यांकन होगा ना, तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन एराइज होता है, पूछता है कि ऐसा आप क्यों बता रहे हैं, ऐसा क्यों, तो उसमें उसको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है कि हाँ ऐसे ऐसे इस वजह से हम इस पॉइंट को रखे थे, ठीक है। तो ये तो लाभ ही हुआ ना, अच्छा हुआ। दूसरा अगला पॉइंट है, यह कक्ष निरीक्षक की जटिलताओं को कम करता है। कक्ष निरीक्षक की जटिलताओं, तो भाई छोटा क्लास, हर चीज़ छोटा, तो जटिलता तो कम होगा ही, ठीक है। अगला पॉइंट है, यह विधि छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास जागृत करता है। बिल्कुल आत्मविश्वास जागृत होगा, क्यों नहीं होगा भाई। जैसे अगर आपको पढ़ाने कहीं जाना है, उसको पढ़ाने के पहले आपको प्रैक्टिस कराया जाए, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहाँ जाएंगे तो और कॉन्फिडेंस से पढ़ाएंगे ना, तो वो आत्मविश्वास, उसी को बोलेंगे आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। अरे अब यहाँ पढ़ा लिया तो वहाँ भी पढ़ा लेंगे, कोई नहीं, देख लेंगे, ठीक है। तो ये है चीज़, इसलिए ये जरूरी है, इसका ये भी लाभ है। अगला पॉइंट है, यह शिक्षण विधि छात्र अध्यापकों को कम समय में अधिक सिखाता है। मतलब ये जो शिक्षण विधि है ना, छात्र अध्यापक को कम समय में अधिक सिखाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे, मैंने कम बच्चे हैं क्लास, मतलब स्ट्रेंथ कम है और टाइम कम है, टॉपिक भी छोटा है, तो कम समय में ज़्यादा चीज़ को सीख लेंगे हम लोग, ठीक है। बच्चे ज़्यादा रहेंगे तो फिर दिक्कत होगा ना, तो इसलिए इसमें कम समय में ज़्यादा सीखने को मिलता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन 16। सूक्ष्म शिक्षण की क्या क्या सीमाएँ हैं, मतलब इसके लिमिटेशन क्या है, क्या क्या कमियाँ हैं। पहला यही है कि यह सीमा से ज़्यादा नियंत्रित तथा संकुचित शिक्षण को ले जाता है। मतलब चारों तरफ से हर चीज़ कम कर दिया गया, तो एक लिमिट में ही हम सीख पाएंगे ना। हर चीज़ कम होगा तो भाई ज़्यादा बच्चों को हैंडल करने, ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे अगर हमारे क्लास में, तो हमको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो एक लिमिटेशन हो गया कि हम, हमारी एक नियंत्रण करने की क्षमता कम हो गई, ठीक है। बाद में हम उसको अलग स्कूल में जाएंगे, पढ़ाएंगे, तो वहाँ फिर हमें उसको सीखना होगा कि ज़्यादा बच्चों को कैसे हम हैंडल करें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कमी के रूप में लिया गया। अगला है, एक समय में एक शिक्षण कौशल को ही विकास करता है। मतलब एक समय में एक ही शिक्षण कौशल सीख रहे हैं ना, तो ये भी कमी हो गया कि अगर 10 सीखना है तो हमको 10 बार करना होगा, ऐसी चीज़, ठीक है। तो ये कमी, इसमें अधिक समय लगता है, अधिक समय लगेगा, हर स्टेप बाय स्टेप आदमी काम कर रहा है तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि एक कौशल एक बार सीखा, फिर अगर किसी को 2 सीखना है तो फिर डबल टाइम, 3 सीखना है तो ट्रिपल टाइम, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है ना। एक कौशल, अगर एक कौशल से तो पढ़ाई होगा नहीं, ऐसा नहीं एक कौशल सीख लिया बस उसी से पढ़ाना, तो कई सौ कौशल सीखना है तो वही टाइम बार बार रिपीट करना हो। तो 2 कौशल, अगर कोई एक कौशल सीख रहा है, कोई 2 सीख रहा है, तो एक वाले से डबल टाइम 2 वाले में लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग क्या है, क्या क्या उपयोग है। आइए देखते हैं इसका उपयोग क्या है। सूक्ष्म शिक्षण से व्यावसायिक परिपक्वता विकसित होती है। मतलब हम व्यावसायिक रूप से पढ़ाना चालू करेंगे, मतलब प्रोफेशनली पढ़ाएंगे, प्रोफेशनल टीचर हो जाएंगे। ऐसे क्या, ऐसे पर्सनल टीचर ऐसे लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल नहीं कहलाएंगे। जब सूक्ष्म शिक्षण मतलब बीएड करेंगे, बीएड में ही सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है, तो कर लेंगे तो एक प्रोफेशनल टीचर हो जाएंगे, व्यावसायिक रूप से आप पढ़ा सकते हैं। दूसरा है,
सूक्ष्म शिक्षण से छात्र अध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है। मतलब शिक्षण का क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या स्टेप है, कैसे कैसे पढ़ाया जाता है, वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए, क्योंकि उसमें भले क्लास छोटा है, बच्चे कम हैं, लेकिन स्टेप तो पूरा बताएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि कम बच्चे हैं तो एक आध टॉपिक गायब कर देंगे, पूरा स्टेप बताएंगे, तो वो चीज़ें पूरा स्टेप क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्र अध्यापक शिक्षण कौशल पर पूर्ण निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल, कोई टॉपिक अगर पढ़ा दिया तो 2 बच्चों को पढ़ाए तो 20 बच्चों को पढ़ाए, तो टॉपिक तो वही पढ़ाना, एक्सप्लेन तो वही करना है ना। तो उसमें क्या है कि शिक्षण कौशल पे जो कौशल सीखे हैं उस पर निपुणता आ जाती है। क्यों निपुणता आएगी? क्योंकि आप चक्रण किए हैं, एक के बाद एक कमी लोग बताएं, उसको सुधार किए, फिर बताएं, पढ़ाएं, फिर सुधार किए, तो इस तरह क्या है, कई बार एक ही चीज़ को करेंगे तो परफेक्शन तो हो ही जाएगा ना। फिर अगला पॉइंट, सूक्ष्म शिक्षण विधि द्वारा सिद्धांत एवं अभ्यास का एकीकरण होता है। देखिए, सिद्धांत और अभ्यास, जैसे हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं और उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर हम उसको कहीं प्रयोग नहीं कर सकते। तो वहाँ क्या है, जो चीज़ पढ़े हैं सूक्ष्म शिक्षण में, वही जो चीज़ पढ़े हैं सिद्धांत हो गया, और सूक्ष्म शिक्षण में उसका उपयोग करेंगे तो अभ्यास हो गया। तो दोनों को मिला के दोनों को एक रूप वो करता है, दोनों का मिलान करता है कि जो अपने पास नॉलेज है उस नॉलेज को कैसे बताएं बच्चों को। ठीक है, तो वो चीज़। अगला पॉइंट है, सेवारत अध्यापकों में के व्यवहार में आई हुई कड़ाई, मतलब जो कुछ र्यूड टीचर होते हैं ना, जिसको लोग बोलते हैं खड़ूस टीचर हैं, आई हुई कड़ाई को कम करने और शिक्षण की बुरी आदतों में सुधार लाने के लिए यह बहुत उपयोगी है। मतलब जैसे ये जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, कभी कभी सेवारत टीचरों को भी दिया जाता है। जैसे ये तो टीचर होने के पहले हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, आप लोग टीचर इसके बाद बनेंगे, ये ट्रेनिंग के बाद, प्रशिक्षण के बाद। लेकिन कभी कभी जो कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनको मतलब सर्विस के दौरान भी इन सर्विस ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो इन सर्विस ट्रेनिंग में कुछ खड़ूस जो टीचर होते हैं उनको आदत में सुधार करने का मौका मिल जाता है। उनको पता नहीं रहता कि ऐसे करने से हम सुधार सकते हैं या सुधरने से अच्छा रहेगा बच्चे और ज़्यादा समझ पाएंगे। तो इसमें बताया जाता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए तो आप में थोड़ा सा सुधार होगा। तो जो उनके अंदर खड़ूसता है, कड़वापन है, वो उसमें कमी लाते हैं, क्योंकि उनको पता भी नहीं रहता है कि हमारे में कमी है। लेकिन यहाँ फीडबैक से बताया जाता है कि हाँ भाई इसमें कमी है, सुधार करिए, तो सुधार करते हैं। और कुछ बुरी आदतों में भी सुधार, जैसे कुछ टीचर का होता है कि बच्चों को कुछ बनाने के लिए दे दिया और डस्टर से खेल रहे हैं, चौक से खेल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छी आदतों में नहीं माना जाता। ठीक है, ऐसे पान गुटखा खाए हुए चलेगा क्लास में पढ़ाने, तो ये सब चीज़ें अच्छा नहीं है, शिक्षण में बहुत ही खराब माना जाता है। तो इसमें सुधार लाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए क्लास में, तो उनके में अगर वो करके जाएंगे तो वहाँ बताया जाएगा तो वो सुधार करेंगे, तो कुछ उसमें सुधार। तो ये इसके लाभ हैं। तो इसमें इतना ही क्वेश्चन थे। ये मेरे चैनल का लिंक है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, और मेरे फेसबुक पेज का लिंक है। टेलीग्राम चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल मिल सके। होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।